हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है अब तक जितनी भी शिफ्टों पर, सभी शिफ्टों के आधार पर साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस को। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों का भी एग्जाम अभी बाकी है और आगे आने वाले शिफ्ट में लगा हुआ है, तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोने गोल्ड को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया। जो सोना है, मतलब जो गोल्ड है, इसको वियोजित करने के लिए एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चालक तार में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध समीकरण E बराबर MC स्क्वायर डैश के द्वारा दी गई थी। ये जो समीकरण दोस्तों है ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भूमि में 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। इसमें से जो जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो यहाँ पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है तो m बराबर दिया है 10 केजी, ठीक है। ऊंचाई कितनी दिया है तो ये दिया है 6 मीटर। जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो स्थितिज ऊर्जा है इसका फार्मूला क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो एम जो है 10 दिया है, जी का मान दिया है 9.8 और जो एच का मान दिया है वो दिया है 6 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 98 इंटू 6। तो ये हो जाएगा निकल कर आ जाएगा। तो ये साथियों जो है 588 जूल जो है निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है 588 जूल। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःश्वसन के दौरान वायु मार्ग का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही क्रम है इसका वायु मार्ग का, तो नासिका, फिर ग्रसनी, इसके बाद जो है स्वर यंत्र, फिर श्वास नली, इसके बाद जो है कूपिका। तो ये जो है इसका सही क्रम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु 1000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है और उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल कितना है। तो जो आवर्तकाल होता है इसका फार्मूला होता है टी बराबर 1/f। एफ क्या है तो यहाँ पर जो एफ है ये है आवृत्ति। क्या है तो ये जो है आवृत्ति है। जो आवृत्ति है ये कितना दिया हुआ है तो 1/1000 हर्ट्ज जो है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आवृत्ति है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग इसको बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है इसका एसआई मात्रक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 0.001 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इसमें ये दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। तो यहाँ पर जो कार्बन अधातु प्रकृति का है तो ये जो है इसमें से सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक गोली चलाई जाती है
तब न्यूटन के नियमों में से कौन सा नियम एक बंदूक की पीछे हटने की व्याख्या करता है? तो यहाँ पर जो न्यूटन का तीसरा नियम है, ये जो है बंदूक को पीछे हटने की व्याख्या करता है। तो साथियों, आपको मालूम होगा कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है, तो ये जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों से जल की हानि को क्या कहते हैं? तो पौधों से जो है जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर पहला दिया है, उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 वर्ष की आयु से दूध छुड़वाने की आयु के आसपास होता है? तो इसको जो है क्वाशियोर जो है, ये एक गंभीर रूप है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो यहाँ पर जो सोडियम है, ये जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क की निस्पंदन इकाइयों को डैश कहा जाता है? तो ये जो वृक्क की निस्पंदन इकाइयां हैं, इनको वृक्राणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु झिल्ली रहित परमाणु सामग्री वाली कोशिकाओं वाले जीवों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इनको जो है प्राक केंद्रक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे डैश कहा जाता है? तो उसको जो है साथियों जीन कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है पहला दिया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका जो नाम पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है, उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? तो इसको जो है इसकी बात की गई है, मतलब जो परावर्तक सतह है, ये अंदर की ओर मुड़ी हुई है, मतलब धसी हुई है। तो इसको जो है कौन सा दर्पण कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है इसको अवतल दर्पण कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। और जो साथियों उत्तल दर्पण होता है, इसमें जो है ये जो परावर्तक सतह होती है, ये उठी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये जो है उत्तल दर्पण है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमान के दोनों ओर माध्यम में अधिकतम विक्षोभ के परिमाण को क्या कहते हैं? तो इसको जो है आयाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अम्ल गलत सुमेलित है? तो इसमें से जो संतरा है, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सही है। टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी सही है। सिरके में दोस्तों एस्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन दोस्तों जो इमली है, इसमें जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो ये जो है गलत है। इसमें साथियों जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पूछा गया था कि इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ये जो है सुमेलित नहीं है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब आंशिक दाबों का योगफल होता है, और यह आंशिक दाबों का डैश का नियम है? तो ये जो है डाल्टन का नियम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए बॉयल के नियम की, तो ये जो फार्मूला है होता है पीबी बराबर RT। इसमें जो बॉयल का नियम होता है, इसमें आप लोग ऐसे याद रखिएगा, बॉयल को याद रखिएगा टीबी से। तो इसमें जो टीबी में जो टी है, ये जो है टेम्परेचर इसको कहते हैं, टेम्परेचर नियत रहता है। और साथियों जो चार्ल्स का नियम है, इसको आप लोग याद रखिएगा पीसी से। इसमें साथियों जो प्रेशर है, ये नियत रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो बॉयल के नियम में बी से हो गया बॉयल का नियम, ठीक है, और यहाँ पर जो है टेम्परेचर नियत रहता है, और सी से हो गया चार्ल्स का नियम, इसमें जो है प्रेशर नियत रहता है। तो ये आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकार का फ्रीऑन जिसे डैश कहा जाता है, जो एरोसोल स्प्रे और रेफ्रिजरेंट के रूप में भी कभी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैरड डैश की इकाई है। तो जो फैरड दोस्तों है ये धारिता की इकाई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो पूर्ण स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान त्वरण जो है स्थिर रहता है, तो ये जो है कथन इसका सही है, ठीक है। बाकी जो शून्य त्वरण का अर्थ हमेशा शून्य वेग होता है, तो ये गलत है। शून्य त्वरण का वास्तविक वस्तु के वेग से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत है। किसी भी क्षण शून्य वेग का अर्थ उस क्षण में शून्य त्वरण होना अनिवार्य है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो पुष्प के मध्य में स्थित जो मादा प्रजनन भाग है, इसको जो है अंडप कहते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार बनाया जा सकता है वो क्या कहलाता है। तो जो धातु का गुण होता है जिसको खींच करके तार बनाया जा सकता है, उसको जो है तन्यता कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संघों में से कौन से त्रिकोणीय जंतुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेटी हेलमिंथेस एकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, ये जो संघ हैं ये त्रिकोणीय जंतुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो लंबे समय तक रखे मक्खन का स्वाद लल जाता है, तो ये जो है उदाहरण है जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन के साथ मिलाया जाता है तो एक सफेद पदार्थ बन जाता है। तो ये जो है इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तड़ित कौंध यानी कि बिजली चमकना, दिखाई देने और मेघ गर्जन सुनाई देने के बीच समय का अंतराल 10 सेकंड है, और यदि वायु में ध्वनि और प्रकाश की चाल क्रमशः 330 मीटर प्रति सेकंड और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो झंझावात यानी तूफान कितनी दूर है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो समय अंतराल है, मतलब जो समय का अंतराल है कितना दिया है, तो ये दिया है टी बराबर दिया है 10 सेकंड। और जो ध्वनि की चाल है ये कितना दिया है, तो ध्वनि की जो चाल है ये दिया है 330 मीटर पर सेकंड, और जो प्रकाश की चाल है ये दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका जो फार्मूला होता है तूफान की दूरी जो है, इसका फार्मूला होता है तूफान की दूरी, इसका फार्मूला होता है वायु में ध्वनि की चाल, क्या होता है वायु में ध्वनि की चाल इंटू समय। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कितना, तो 330 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर दिया है वायु में ध्वनि की चाल, ठीक है। और समय कितना दिया है, तो 10 सेकंड जो है ये समय दिया है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 3300 मीटर, ठीक है। तो ये जो है तूफान की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो ये जो है वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम पहाड़ की चोटी पर एक रबर की गेंद से खेल रहा था, लेकिन अचानक गेंद नीचे गिर गई। और यदि रबर की गेंद को पहाड़ की चोटी से गिराया जाता है और यह 3.5 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाती है, तब पहाड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो जो u का मान है, मतलब जो प्रारंभिक वेग है, ये कितना दिया है, तो ये जो दिया है 0, और t का मान दिया है कितना, तो 3.5 सेकेंड, ये जो है t का मान दिया है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है। और जो g का मान है ये दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो है ये g का मान दिया है। तो गति के दूसरे नियम से जो है क्या होता है, गति का दूसरा नियम, तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये जो है गति का दूसरा नियम होता है। तो यहाँ पर जो u का मान है ये कितना दिया है, 0 दिया है, समय दिया है 3.5 प्लस हाफ, g का मान दिया है 9.8, और जो t का मान दिया है 3.5 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है। और यहाँ पर जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 120.05। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो है इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, ये जो है इसका आंसर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो जब जब इसका डिवाइड करेंगे तो 2×6=12, ये जो है ऐसे कुछ आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गंधहारक और प्रतिस्वेदक में उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से जो है कौन सा यौगिक गंधहारक और प्रतिस्वेदक में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम लवण, इसका प्रयोग किया जाता है। तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है और पृथ्वी की सतह पर इसका भार क्या होगा, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सभी को दोस्तों मालूम होगा कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना का लगभग 1/6 होता है। कितना होता है, तो पृथ्वी का जो भार का लगभग 1/6 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चंद्रमा पर जो भार है इज इक्वल टू 1/6 पृथ्वी पर भार। ठीक है, अर्थ पर भार। तो यहाँ पर जो है ये कितना दिया है, तो ये दिया है 60 न्यूटन चंद्रमा पर जो है वस्तु का भार, और ये हो जाएगा 1/6 पृथ्वी पर जो है वस्तु का भार निकालना है। तो ये जो है इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पृथ्वी पर वस्तु का भार इज इक्वल टू 60 × 6, ये हो जाएगा 36 न्यूटन, जो है ये इसका आंसर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव हैजा का कारण बनता है। तो यहाँ पर जो जीवाणु है ये जो है हैजा का कारण बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विभज्योतक ऊतक की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो इसमें हमेशा जीवित कोशिकाएं होती हैं तो ये है। ठीक है। इसमें सघन कोशिका द्रव होता है तो ये भी सही है। कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान के सुसंहत रूप से व्यवस्थित होती है, तो ये भी है। आमतौर पर रिक्तिकाएं मौजूद होती हैं तो ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो एस्टिक अम्ल है ये जो है सिरके में मौजूद होता है। तो जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है और जो साइटोकाइनिन्स है, इनमें से पूछा गया है कि सही उत्तर चुनिए।
तो यहाँ पर साथियों जो तीनों हैं ये जो है पादप हार्मोन तीनों है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, मतलब तीनों जो है ये पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये जो है कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जिस भी बच्चे ने इसका जो है जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भवन के बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन गलत तरीके से सुमेलित है। तो यहाँ पर जो केचुआ है ये एस्केलमेंथीज ये जो है गलत है। मच्छर साथियों आर्थ्रोपोडा से सुमेलित है। ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ का जीव है। और जो जोंक है ये एनिलिडा संघ का जीव है। और साथियों जो केचुआ है ये भी जो है एनिलिडा संघ का जीव है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि कौन सा जो है गलत तरीके से सुमेलित है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर पहला ये जो है गलत तरीके से सुमेलित है। जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वैद्युत यंत्र यानी जो डिवाइस है इसको क्या कहते हैं। तो इसको जो जनित्र कहते हैं यानी कि इसको जो है जनरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 50 के प्रतिरोधक में जो है विद्यमान है और 1 मिनट में प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों धारा जो है ये कितना दिया है, तो धारा का मान दिया है 1 एम्पियर। कितना दिया है, ये जो है 1 एम्पियर जो है धारा का मान दिया है। समय दिया है दोस्तों कितना, समय दिया है 1 मिनट। ये जो है समय दिया है 1 मिनट। तो 1 मिनट मतलब 1 मिनट जो है समय दिया है, इसको जो है बदलेंगे सेकंड में। तो 1 × 60 मतलब ये जो है 60 सेकंड जो है यहाँ पर समय दिया है। तो जो कूलाम में आवेश होता है Q बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो I इंटू टी, ये जो है आवेश का फार्मूला होता है। तो I का मान दिया है 1 एम्पियर और जो T दिया है ये दिया है 60। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 60 कूलाम। ये जो है ये निकलकर इसका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार कौन सा है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका आधार परमाणु क्रमांक है। क्या है, इसका जो आधार है ये परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा और ग्रेफीन में सर्वनिष्ठ तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर जो कार्बन है ये जो है सर्वनिष्ठ तत्व है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन ठोस की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो उच्च संपीडता है ये जो है ठोस की विशेषता नहीं है। बाकी उच्च कठोरता, नियमित आकार और जो उच्च घनत्व ये जो है ठोस की विशेषता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश नामक एक बड़ी पेशीय सीट चेस्ट कैविटी का तल बनाती है। तो यहाँ पर जो डायफ्राम है ये जो है एक बड़ी पेशीय सीट चेस्ट कैविटी का तल बनाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वेव मीटर, इसका उपयोग जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो ये जो मैलियस हड्डी है ये जो है मध्य कान में स्थित होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला है ये इसका करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है।
तो यहाँ पर जो स्नायु है, कांड्रा है और जो उपास्थि है, ये जो है संयोजी ऊतक है। जो चिकनी पेशी है साथियों, ये जो है संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो यहाँ पर जो पाउंड है, किलोग्राम है और जो ग्राम है, ये जो है द्रव्यमान की इकाई है। जहाँ पर जो डायन है, ये जो है द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत किसकी होती है। तो यहाँ पर जिंक की जो है एक पतली परत होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस परिघटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसके कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके 50 प्रश्न। और साथियों, इसको जो है आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि पौधों से जल की हानि को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, पौधे संतृप्ति, हार्बिगेशन या वाष्पीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।